ये लाल वाले चलो बीच का नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का पाठ 12 है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पढ़ेंगे, जिसके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। हम सबसे पहले उनका साहित्यिक परिचय देखेंगे। उनका जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1938 ईस्वी। सबसे पहले हम देखेंगे जन्म और शिक्षा। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में दौलतपुरा ग्राम में सन 1864 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित रामसाय दुबे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूर्ण कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर दी। उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसके कारण उन्होंने जैसे ही शिक्षा पूर्ण हुई वैसे ही रेलवे में नौकरी कर ली। लेकिन वे स्वाभिमानी स्वभाव के धनी द्विवेदी जी, वे कैसे थे? स्वाभिमानी थे। इसलिए कुछ समय पश्चात ही उन्होंने रेलवे से इस्तीफा दे दिया। रेलवे की नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे और 1903 से नौकरी छोड़ने के बाद 1903 से 1920 तक उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। सन 1938 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन हो गया। अब देखेंगे साहित्यिक जीवन। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रखर व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। वे प्रखर बुद्धि के थे और वे उनमें बहुत सारे गुण थे, बहुमुखी यानी अनेक गुण थे। द्विवेदी जी कवि भी थे, समालोचक भी थे, निबंधकार भी थे, संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों में उभरकर सामने आए थे। ये सारे गुण थे उनमें। वे कवि भी थे, निबंधकार भी थे, समालोचक भी थे, संपादक भी थे, भाषा वैज्ञानिक भी थे, इतिहासकार आदि अनेक गुण थे। आपने 1903 से 1920 तक सरस्वती के संपादक में रहते हुए, सरस्वती पत्रिका का संपादक करते हुए हिंदी व्याकरण एवं वर्तनी के नियम स्थिर करके हिंदी गद्य की भाषा को परिष्कार किया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन के अंदर ही जो हिंदी व्याकरण के अंदर वर्तनी की अशुद्धियाँ थी उनको शुद्ध करने का काम किया। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों एवं लेखकों को साहित्य रचना व मार्गदर्शन किया। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान सुधार काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा जाता है। अब भाषा शैली देखेंगे। इन्होंने खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। इनके प्रयासों से ही खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई थी। द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचन दृष्टि से गहन अध्ययन किया है एवं प्रासंगिक एवं विवेक संपन्न परंपरा का समर्थन तथा रूढ़ियों का विरोध किया, जो अंधविश्वास थे जो उनका विरोध किया। इनके लेखन में सरलता, सुबोधता व परिनिष्ठता के गुण झलकते हैं। रचनाएं, अब देखेंगे रचनाएं। इनकी मौलिक रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, सुमन, अबला, विलाप, कान्यकुब्ज, कविता काल्प, काव्य है ये, अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर ये गद्य में है। अनुदित रचनाएं हैं विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु तरंगनी, भावनी विलास, रघुवंशम बेणी, संगार, वेकन विचार, रत्नावली और स्वाधीनता गद्य। अब देखेंगे पाठ परिचय। प्रस्तुत निबंध द्विवेदी जी के महिला मोद शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया। जो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ है वे महिला मोद शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया। ये निबंध
प्रथम बार सितंबर 1914 को सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों के पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। 1914 में जो संस्कृत पत्रिका है उसमें इसको पढ़े लिखों के पांडित्य शीर्षक नाम से छापा गया था। 21वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार एवं वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर समाज निर्माण एवं विकास में अपना योगदान दे रही। इसमें बताया गया है कि स्त्रियां चाहे वे निजी क्षेत्र हो, व्यापार हो, वाणिज्य हो, सब में पुरुषों के साथ मिलकर काम कर रही है और उनका बराबर का योगदान दे रही है। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर सुधारकों का पुरुष प्रधान एवं रूढ़िवादी समाज से कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन स्त्रियों को इस यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान देश है और वे क्या है, पुरानी रूढ़िवादियों के कारण वे स्त्रियों को पढ़ाना सही नहीं समझते हैं, इसलिए उनको पढ़ने के लिए अनेक संघर्ष करने पड़े थे। प्रस्तुत निबंध स्त्री शिक्षा को समाज एवं परिवार के विघटन एवं पतन के लिए जिम्मेदार ठहराती है। इस निबंध में बताया गया है कि अगर स्त्रियां पढ़ी लिखी हैं तो वे क्या है, परिवार का और समाज का विघटन करने वाली बताई गई हैं। दक्यानुसी सोच, ये पुरानी रूढ़िवादी सोच का अकाट्य तर्कों द्वारा सिरे से खारिज करता है। जो इस बात को मानते हैं वे उनको समाप्त करने की ओर महत्व देता है। साथ ही इसमें इन दक्यानुसी एवं अप्रासंगिक परंपराओं के अंधा अनुकरण, जिनको कि लोग बिना सोचे समझे ही मान लेते हैं, के बजाय विवेक सम्मत एवं तर्कपूर्ण परंपराओं को ग्रहण करने की बात की गई। उन्होंने कहा है कि जो भी स्त्री को पढ़ाना अनर्थकारी समझता है, उनको जो पुरानी परंपराओं के अनुसार दक्यानुसी बातों को नहीं मानना चाहिए, बल्कि उनको क्या करना चाहिए, इनका विरोध करना चाहिए और स्त्रियों को पढ़ाने पर महत्व देना चाहिए। इनकी भाषा शैली हिंदी के द्विवेदी युगीन गद्य को एक बनागी प्रस्तुत करती है। अब हम देखेंगे पाठ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। बड़े शोक की बातें, बड़े दुख की, शोक यानी दुख की बातें, कि आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। ये बड़े दुख की बात है कि आजकल भी हमारे समाज में ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाने का कारण सोचते हैं कि अगर हम स्त्रियों को पढ़ाएंगे तो गृह सुख का नाश होगा, जो हमारे घर के जो सुख हैं वे समाप्त हो जाएंगे। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसा वह लोग करते हैं जो खुद तो पढ़े लिखे हैं लेकिन स्त्रियों को पढ़ाना वे बेकार समझते हैं। जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों में, शायद कॉलेजों में शिक्षा पाई है, वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में शिक्षा पाई है, धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं। और जो बड़े बड़े धर्मशास्त्र के ज्ञाता है, संस्कृत के ग्रंथों के ज्ञाता है, और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना और जिनका काम है कि बिना पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाना, तक कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना, जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको सही रास्ते पे लाना, और अधार्मिक को धर्मत्व समझाना, और जो धर्म के महत्व को नहीं जानते हैं उनको धर्म के बारे में समझाना। उनकी दलीलें सुने, दलीलें यानी तर्क सुनिए, उनके तर्क सुनिए। पहला तर्क है, पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से आपड़ों की भाषा में बात कराई गई है। वे प्राकृत भाषा को आपड़ों की भाषा समझते हैं। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं थी। वे कुलीन जो धनवान स्त्रियां थीं उनको भाषा को आपड़ों की भाषा बनाते हैं और ये बताते हैं कि पुराने ग्रंथों में स्त्रियों को पढ़ाने का कोई महत्व नहीं था, उस समय स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। होती तो इतिहास, पुराण आदि में उनके पढ़ने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी होती। वे मानते हैं कि अगर पुराने समय में स्त्रियां पढ़ी हुई होती तो उनको पढ़ाने के लिए इतिहास में या पुराण आदि में कोई नियमबद्ध प्रणाली अवश्य बनाई जाती। दूसरा है, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है।
दूसरा वे बताते हैं कि अगर हम स्त्रियों को पढ़ाएंगे तो गृह सुख का नाश होगा, इसलिए वे उस अनर्थकारी बताते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी लिखी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक ही लिख सकी थी। वे शकुंतला जो को क्या बताते हैं, आपड़ बताते हैं, गंवार बताते हैं, गंवार यानी आपड़ बताते हैं, बिना पढ़ी लिखी बताते हैं, और कहते हैं कि जो उसने श्लोक लिखा है वे आपड़ों की भाषा है। तिस पर यानी उस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला था। वे कहते हैं कि वे इतनी कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन फिर भी उसने जो श्लोक लिखे हैं उससे लगता है कि जैसे उसने अनर्थ कर दिया। शकुंतला ने जो कटुवाक्य दुष्यंत को कहे वह इसी पढ़ाई का ही दुश्मन परिणाम था। वे कहते हैं कि शकुंतला ने जो कटु यानी कड़वे वाक्य दुष्यंत से कहे थे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम है। तीसरा है, जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वे आपड़ों की भाषा थी। वे भाषा प्राकृत भाषा थी, इसलिए उसे आपड़ों की भाषा बताई गई है। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, आपड़ गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों के बर्बाद करना है। अन्य ज्ञान भाषा का ज्ञान से तो और की अपेक्षा अगर जो वे प्राकृत भाषा में भी जो पढ़ी लिखी थी उनको पढ़ाने का मतलब वे क्या समझते थे, अनर्थकारी समझते।